Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of pediatrics. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ माइलस्टोन। और नॉर्मल ग्रोथ माइलस्टोन में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बर्थ वेट। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका एवरेज वेट कितना होता है, तो उसका एवरेज वेट की अगर हम बात करें तो 2.5 से 3.5 केजी जो है उसका एवरेज वेट होता है। अगर यहाँ पे जो है 2.5 से कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अंडर वेट, और यहाँ पे 3.5 केजी से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ओवर वेट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो उसका वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल हो जाता है 5 मंथ में। मतलब जो है कि अगर मान लीजिए उसका वेट जो है वो 2.5 केजी या फिर मान लीजिए 3 केजी था, ठीक है, तो 5 मंथ में क्या हो जाएगा, उसका वेट जो है वो डबल हो जाएगा। और 3 मंथ में जो है मतलब जो है 1 साल में क्या हो जाएगा, उसका वेट जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 साल में जो है उसका वेट जो है वो क्वाड्रुपल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि दुगना 5 मंथ में होता है, उसका तिगुना जो है 1 साल में होता है, और चौगुना जो है वो 2 साल के ईयर में होता है। अगर एक बच्चे की एवरेज वेट कितनी है यहाँ पे 2.5 से 3.5 केजी है तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हाइट की। तो यहाँ पे एट बर्थ की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट यहाँ पे 50 सेंटीमीटर जो है बच्चे की हाइट होती है। ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज बाय 25 सेंटीमीटर इन फर्स्ट ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर में जो है कितना इंक्रीज करती है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे डबल कब हो जाती है यहाँ पे 4th ईयर पे, और ट्रिपल कब हो जाती है यहाँ पे 13 ईयर पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये जो है एक इन्फेंटोमीटर है। ये क्या किया जाता है, यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इस पर हम ऐसे लिटाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके हाइट का हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, बच्चे को इस पर लिटा के, ये नहीं कि बच्चे को खड़ा करेंगे तो क्या होता है कि बच्चा उतना जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर हाइट नहीं आ पाएगी। तो इसकी वजह से जो है बच्चे को इस इन्फेंटोमीटर पर हम यहाँ पर लिटाते हैं, उसके बाद उसके हाइट को हम मेज़र करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेड सर्कमफ्रेंस की। तो बर्थ जब होता है तो बच्चे का जो हेड सर्कमफ्रेंस रहता है वो नियर अबाउट यहाँ पे 35 सेंटीमीटर रहता है, और यहाँ पे ये इंक्रीज़ करता है 1 सेंटीमीटर पर मंथ फॉर 6 मंथ। मतलब 6 मंथ तक जो है, मतलब आज पैदा हुआ, आज से लेकर 6 महीने तक उसकी हाइट जो है 1 सेंटीमीटर पर मंथ जो है बढ़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगी यहाँ पे 6 महीने से 12 महीने तक। मतलब पहले 6 महीने में 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ रही थी, उसके बाद यहाँ पे अगले 6 महीने में जो है वो 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ जो है वो हाइट उसकी इंक्रीज़ होगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर की अगर हम बात करें तो 3 मंथ में जो है बच्चा क्या करने लग जाएगा, अपने हेड को कंट्रोल करने लग जाएगा। 6th मंथ में क्या करने लग जाएगा, वो जो है सिट करेगा, मतलब बैठने लगेगा विथ सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे 9 मंथ में क्या होगा, ये पुल टू स्टैंड, यहाँ पे वो पुल हो जाएगा, यहाँ पे वो अपने से खड़ा होना चाहेगा। देन 12 मंथ की बात किया जाए, यहाँ पे वो वॉक करेगा विथ हेल्प, मतलब जो है वॉकिंग करना स्टार्ट कर देगा लेकिन हेल्प के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे 18 मंथ में जो है वो दौड़ने लगेगा। उसके बाद 2 ईयर में जो है क्या करने का, वो क्लाइंब करने लगेगा यहाँ पे जो हमारी स्टेयर सीढ़ियाँ होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ माइलस्टोन है, यहाँ पे देखिए जंपिंग जैक है, उसके बाद यहाँ पे स्पिन करने लग जाएगा, यहाँ पे क्लैप करने लग जाएगा। अब बच्चे से आप बोलेंगे बाबू ऐसे क्लैप करो, तो वो क्लैप करने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिट हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद जो बच्चा और बड़ा होगा ईट करने लग जाएगा, यहाँ पे सिंग कर माँ बा माँ बा माँ ऐसे करता रहेगा। ज़्यादा बड़ा होगा उसके बाद जो है आपका डांसिंग करने लग जाएगा। फिर और ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पे अपने आप से जो है ब्रश करना हो जाएगा। फिर उससे आप बोलेंगे कि बाबू यहाँ पे टिथ कहाँ है, तो वो दिखाएगा यहाँ पे नोज़ कहाँ है, आइज़ कहाँ है। मेरा एक छोटा भाई का बच्चा है, तो फिर उससे अगर पूछो तो फिर वो बोलता है नियर अबाउट वो 15 या 17 महीने का है। ठीक है, देन आफ्टर वो स्माइल भी करेगा, उसके बाद यहाँ पे सिली गुस्सा भी होगा, और यहाँ पे वेव भी करेगा। अगर कोई जा रहा है बोलेगा बाबू टाटा करो, टाटा बाय करो, तो वो टाटा बाय भी करेगा। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे फाइन मोटर्स कब आते हैं। ठीक है, 3 मंथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हैंड टू माउथ, मतलब जो है वो हैंड से माउथ को टच करने लगेगा। यहाँ पे 6th मंथ की अगर हम बात करें तो वो ट्रांसफ़र करने लगेगा किसको, ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 मंथ में वो पिंसर ग्राफ्स उसका बिगन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 मंथ में यहाँ पे नीट पिंसर ग्राफ्स जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 ईयर की अगर हम बात करें तो 2 ईयर में जो है वो क्या करने लगेगा, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे 6 ब्लॉक का टावर जो है वो इस्टेब्लिश करने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 ईयर में जो है वो कॉपी करने लगेगा किसको, सर्कल को। अब देखिए ये बच्चा है यहाँ पे, ये देखिए इसके कुछ माइलस्टोन है, ये कब कौन सा जो है वो करने लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 से सर्कल करने लग जाएगा, और सब जो इतने भी माइलस्टोन होते हैं फाइन मोटर वो करने लग जाएगा। देन आफ्टर हम बात करें कुछ लैंग्वेज।
तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो 3 मंथ में वो कू कू कू, बच्चा देखिए छोटा रहता है तो फिर आप कुछ भी बोलेंगे तो ओ बस करता रहता है, बाकी कुछ नहीं। 6 मंथ में जो है वो पेबल्स करने लगता है। यहाँ पे 9th मंथ में ममा ममा, मतलब बच्चों को ज़्यादा सिखाएंगे ना, ममा बब्बू मम्मा पापा बोलो तो वो माँ बा ऐसे ऐसे करता रहता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब जो मम्मा भी बोल सकता है, डैडा भी बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 12 मंथ में जो एक वर्ड स्पेसिफिक जो है वो बोलें, और उसके बाद अगर 2 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो वो 2 से 3 सेंटेंस जो है वो बोलने लग जाता है। उसके बाद 3 ईयर में क्या होता है, वो यहाँ पे नाम भी जानने लगता है, एज भी जानने लगता है, और क्या होता है, जेंडर को भी क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि बच्चा जो है यहाँ पे अपनी लैंग्वेज स्किल और यहाँ पे जो है आपकी मोटर स्किल को वो सीख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे सोशल और एडॉप्टिव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 मंथ में जो है उसके चेहरे पे जो है सोशल स्माइल आने लगती है। 6 मंथ में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेंजर एंजाइटी, मतलब जो है जब किसी अनजान इंसान को देखेगा तो उसको क्या करेगा, डर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 मंथ में जो है क्या देखेगा, यहाँ पे वेब बाय, मतलब बाय बाय करना सीख जाएगा। आप उसको बोलेंगे बाबू बाय करो तो वो बाय करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 12 मंथ में जो है इमिटेट करने लग जाएगा। यहाँ पे 2 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे पैरेलल प्ले करने लग जाएगा। और यहाँ पे 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो नो फुल नेम, तो क्या करेगा, यहाँ पे फुल नेम भी जानने लग जाएगा। रेड फ्लैग इन डेवलपमेंट, मतलब रेड फ्लैग वो फ्लैग होता है जिसमें क्या होता है कि एक निश्चित जो है समय पे जो है बच्चे को कौन सा मोटर स्किल डेवलप होना चाहिए। अगर वो जो है मोटर स्किल नहीं डेवलप हो जाता है, मतलब उसके बाद डेवलप होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नो हेड कंट्रोल बाय 4 मंथ, यूजली जो है 3 मंथ तक जो है वो हेड कंट्रोल वो करने लगता है, लेकिन अगर 4 मंथ जो है हो गए हैं और वो हेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसको हम बोलेंगे रेड फ्लैग, ठीक है। यहाँ पे नॉट सिट इन 9 मंथ, मतलब जो नॉट यूजली जो है 9 मंथ के आसपास बच्चा जो है वो बैठने लगता है, लेकिन 9 मंथ हो गए लेकिन बच्चा बैठ नहीं पा रहा, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ जो है डिफेक्ट है। यहाँ पे सिंगल वर्ड इन 60 मंथ, सिंगल वर्ड जो है आपका यहाँ पे 12 मंथ के आसपास बोलने लगता है, लेकिन 16 मंथ हो गए लेकिन वो बोल नहीं रहा। लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं गाँव देहात में, वो बोलेंगे लग रहा बच्चा गूंगा है, कुछ बोलेगा नहीं ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 18 मंथ में क्या हो जाएगा, अगर वो वॉकिंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पे रेड फ्लैग इन डेवलपमेंट। और लॉस ऑफ यहाँ पे प्रीवियसली अटेंड माइलस्टोन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उसने पहले कुछ सीखा हुआ है वो भी क्या हो, भूल जाए, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेड फ्लैग इन डेवलपमेंट। देन आफ्टर हम बात करेंगे प्यूबर्टी इन गर्ल्स की, ठीक है। प्यूबर्टी यहाँ पे फर्स्ट साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेस्ट में बडिंग, यहाँ पे देखिए ये ब्रेस्ट की यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका बेडिंग हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं थिलार की। कितने ईयर्स के एज में आता है, वो आपका आता है यहाँ पे 10 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्यूबिक हेयर, फिर धीरे धीरे देखिए यहाँ पे आपका प्यूबिक हेयर जो है वो धीरे धीरे जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितने ईयर में, यहाँ पे 11 ईयर के आसपास। यहाँ पे उसके बाद मीनार की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड जो है कब आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 12 साढ़े 12 के आसपास जो है आपको ईयर्स में जो है फर्स्ट पीरियड आ जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ग्रोथ स्पूट ऑकर बिफोर मेंसेस, और यहाँ पे ग्रोथ स्पूट हो जाएगा यहाँ पे मेंसेस आने के पहले। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे थिनार स्टेज 1 की अगर हम बात करें, थिनार स्टेज जिसको हम बोलते हैं प्री प्यूबर्टल स्टेज, यहाँ पे ये क्या है आपका प्री प्यूबर्टल स्टेज है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट बड और यहाँ पे स्पेयर है। यहाँ पे देखिए धीरे से यहाँ पे देखिए ब्रेस्ट बड हल्का स्टार्ट हो गया और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्यूबिक हेयर भी आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इनलार्ज ब्रेस्ट, फिर धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पे ब्रेस्ट का जो है यहाँ पे इनलार्जमेंट हो रहा है और यहाँ पे डार्क सर्किल हेयर, और यहाँ पे जो हेयर्स है वो भी डार्क सर्किल है। देन आफ्टर हम बात करें एरियोला एंड निप्पल फॉर्म एंड सेकेंडरी माउंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरियोला भी बन गया, निप्पल भी बन गया, और यहाँ पे जो आपके हेयर्स भी और हाई प्रोफाइल में ग्रो हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में, जिसमें आपको मैच्योर एडल्ट ब्रेस्ट और यहाँ पे हेयर देखने को मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैच्योर जो है एडल्ट यहाँ पे ब्रेस्ट बन गया है, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया किसका, हेयर्स का। ये क्या है आपका प्यूबर्टी इन गर्ल्स, जो कि यूजली जो है आपका 10 ईयर से स्टार्ट होता है। अगर हम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 12 से 13 ईयर के आसपास जो है फर्स्ट मेंसेस आता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे प्यूबर्टी इन बॉयज़ की, तो यहाँ पे फर्स्ट साइन क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका टेस्टिकुलर का इन्लार्जमेंट। ये देखिए आपका टेस्टिकल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसका इन्लार्जमेंट होगा कब, यहाँ पे 11 ईयर में। देन आप बात करें यहाँ पे प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो ये कब आता है, यहाँ पे 12 ईयर में। यहाँ पे ग्रोथ स्पूट अगर जो है लेटर यहाँ पे 13 to 14 ईयर्स में। देन सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्री प्यूबर्टल। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्रीपोर्टेड। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो टेस्टिस है वो इनलार्ज होंगे और यहाँ पे हेयर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये टेस्टिकुलर की लेंथ जो है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके हेयर स्पेयर हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पेनिस है, उसका अगर यहाँ पे देखिए फिर इसमें पेनिस देखिए छोटा सा है, इसमें जो है पेनिस का साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया, और यहाँ पे आपको हेयर कॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे पेनिस का फिर और लेंथिन होगा, यहाँ पे पेनिस और लेंथ में होगा। स्क्रोटल यहाँ पे स्किन डार्क, और जो हमारी स्कोर देखिए यहाँ पे स्क्रोटल स्किन देखिए और यहाँ की स्क्रोटल स्किन देखिए, तो ये थोड़ी सी आपकी डार्क दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा आपका
एडल्ट जेनिटलिया, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हेयर्स भी देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्यूबर्टी फैक्ट। यहाँ पे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब जो है कि जो बच्चा है ना उसमें क्या हो जाएगा, जो प्यूबर्टी है वो बहुत ही पहले आ गई है। मतलब गर्ल्स में अगर प्यूबर्टी जो है लेस देन 8 ईयर के आसपास आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। बॉयज़ की अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी कब आ गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9th ईयर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिलेड प्यूबर्टी, मतलब गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स में अगर 13 साल तक प्यूबर्टी नहीं है तो उसको हम बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। अगर बॉयज़ में 14 साल तक नहीं आई है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिलेड या फिर जो है लेट प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नियोनेटोलॉजी का रैपिड रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन की बात करते हैं, नियोनेट क्या होता है। तो नियोनेट का मतलब होता है कि यहाँ पे बर्थ से 28 डेज़ का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नियोनेट, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रीटर्म, मतलब अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो 37 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले पैदा हो गया तो उसको हम बोलते हैं प्रीटर्म। वही बच्चा अगर यहाँ पे 37 से 42 वीक के बीच में पैदा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टर्म बेबी। उसके बाद हम पोस्ट टर्म की बात करें, अगर कोई बच्चा जो है वो पैदा हुआ कब, यहाँ पे 42 वीक से ज़्यादा, उसका गेस्टेशन पीरियड जो है वो कितना हो गया 42 वीक से ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी। यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबी नॉर्मल हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे 2.5 से 3.5, ये क्या है आपका एवरेज वेट होता है किसी बच्चे का, ठीक है। लेकिन अगर किसी जो है बच्चे का एवरेज वेट जो है वो कितना हो जाए, लेस देन 2.5 kg हो जाए तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। और अगर किसी का मतलब वेट जो है वो लेस देन 1.5 kg है तो उसको बोलेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और यहाँ पे अगर किसी का वेट जो है मतलब छोटे बच्चे का वेट अगर एक्सट्रीमली लो वेट कब बोलेंगे, जब उसका वेट जो है वो लेस देन 1 kg, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको आप पूरा अपने जहन में रखिएगा। देखिए न्यूनेट कब बोलते हैं, जब यहाँ पे बर्थ से लेके 28 दिन तक का जो बच्चे का जो है ना डे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे नियोनेट। मतलब अगर 37 वीक गेस्टेशन से पहले हो गया तो उसको प्रीटर्म बोलते हैं। 37 से 42 के बीच में अगर हुआ है तो उसको हम बोलते हैं टर्म। और 42 वीक से अगर ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे बर्थ हुई है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे पोस्ट टर्म। लो बर्थ वेट कब बोलेंगे, जब यहाँ पे वेट 2.5 kg से जो है यहाँ पे कम होगा। उसके बाद वेरी लो बर्थ वेट कब बोलेंगे, जब यहाँ पे 1.5 से कम होगा। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलेंगे कब, जब यहाँ पे 1 kg से भी जो है कम होगा तब। यहाँ पे इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्राई द बेबी टू प्रिवेंट यहाँ पे हीट लॉस। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बेबी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राई करेंगे ताकि हीट लॉस जो है वो ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एयरवेज को क्लियर करेंगे अगर नीडेड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, माउथ में जो है म्यूकोनियम भर जाता है, तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, माउथ को क्लीन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माउथ फर्स्ट देन नोज, मतलब माउथ को क्लीन करेंगे देन आफ्टर नोज। उसके बाद यहाँ पे एसेस करेंगे कि इसको ब्रीदिंग एंड कलर, मतलब जो उसको एसेस किया जाएगा कि कैसा है बच्चा, उसके ब्रीदिंग को और उसके कलर को। उसके बाद यहाँ पे क्लैंप एंड कट द कॉर्ड, मतलब हम पहले क्लैंप लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉर्ड को काटेंगे। उसके बाद इनिशिएट करेंगे किसको, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर ही जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे विटामिन के का जो है वो इंजेक्शन भी दिया जाए। कितना देते हैं, तो वो देते हैं यहाँ पे 1 mg यहाँ पे IM टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है 1 mg IM जो है हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे थर्मल प्रोटेक्शन। यहाँ पे इसीलिए क्या करते हैं, हम जो बच्चा होता है उसको माँ की स्किन के साथ हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कंगारू केयर। देन आफ्टर हम सबसे पहले जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 से 5 मिनट के अंदर क्या करेंगे, हम एपगार स्कोर को जो है वो परफॉर्म कराएंगे टू चेक द यहाँ पे क्या है बच्चे की जो है यहाँ पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चा हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम एपगार स्कोर करते हैं। देखिए एपगार स्कोर में जो है हम 5 चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम अपीयरेंस देखेंगे, उसका पल्स देखेंगे, यहाँ पे ग्रीमेज देखेंगे, एक्टिविटी और उसका यहाँ पे रेस्पायरेशन। अगर अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर बच्चा ब्लू या फिर पेल है तो उसको हम क्या देंगे, 0 स्कोर। अगर यहाँ पे पिंक बॉडी, मतलब बेबी का जो बॉडी है वो पिंक है लेकिन जो उसके लिम्स हैं वो क्या है, ब्लू हैं, तो उस कंडीशन में जो है हम 1 स्कोर देंगे। अगर यहाँ पे पूरी बॉडी लिम्स मतलब होल बॉडी क्या है पिंक है तो उसको हम स्कोर 2 देते हैं। पल्स की बात करें, अगर पल्स एब्सेंट है तो उसको हम 0 स्कोर देंगे। और यहाँ पे लेस देन अगर यहाँ पे 100 है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। और यहाँ पे मोर देन 100 है तो उसको हम बोलेंगे मतलब जो है स्कोर देंगे 2। देन आफ्टर ग्रीमेज की बात करें तो यहाँ पे अगर कुछ
ग्रीमेज नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे। यहाँ पे ग्रीमेज है तो यहाँ पे 1 देंगे, और बच्चा अगर रो रहा है तो उसको हम स्कोर 2 देंगे। देन एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे लिम्प है, कुछ मतलब जो है हिल उल डुल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 0 देंगे। अगर कुछ यहाँ पे बच्चे में जो है कुछ फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्कोर 1 देंगे। और यहाँ पे अगर बच्चा वेरी एक्टिव है तो उस कंडीशन में हम क्या स्कोर देंगे, यहाँ पे 2। देन यहाँ पे रेस्पायरेशन की बात करें, अगर रेस्पायरेशन एब्सेंट है तो उस कंडीशन में जो है हम स्कोर 0 देते हैं। हम यहाँ पे स्लो और इरेगुलर ब्रीदिंग हो रही है या फिर रेस्पायरेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम स्कोर 1 देंगे। और यहाँ पे जो है अगर बच्चा स्ट्रांगली क्राई कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या देंगे, हम स्कोर 2। और इन्हीं पांचों कंडीशन को मिला के जो है हम एप्गार स्कोर को तैयार करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये स्कोर जो है यहाँ पे 7 से 10 के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल है एप्गार स्कोर। और यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 to 6 आया तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट स्ट्रेस। और यहाँ पे 0 to 3 आया तो यहाँ पे सीवियर डिस्ट्रेस जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बेसिस पे जो है बच्चे का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि बच्चा हेल्दी है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सेस इन न्यूनेट, मतलब जो न्यूनेट होता है उसमें कौन कौन से रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रूटिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे टर्न हेड व्हेन द चिक इज स्ट्रोक्ड, यहाँ पे वो क्या करेगा, अपने चेयर हेड को टर्न करेगा जब हम उसके चिक को क्या करेंगे, स्ट्रोक करेंगे। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सकिंग रिफ्लेक्स, यहाँ पे सक व्हेन माउथ इज टच्ड, और ये क्या करेगा, यहाँ पे सक करेगा जब क्या करें हम माउथ को उसको टच करेंगे। मोरो रिफ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेटल रिफ्लेक्स जो कि क्या होता है, डिसअपियर हो जाएगा यहाँ पे 5 to 6 मंथ में। पामर रिफ्लेक्स की बात करें जिसको हम बोलते हैं ग्रैप, यहाँ पे फिंगर, यहाँ पे डिसअपियर बाय यहाँ पे 4 to 6 मंथ। यहाँ पे प्लांटर ग्रैप्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रोफ्लेक्स व्हेन यहाँ पे फुट टच, मतलब जब उसको फुट को टच करेंगे तो यहाँ की जो टो है वो क्या करेंगे, फ्लेक्स कर लेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे बेवेंस्की रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है, यहाँ पे अप गोइंग टोज, यहाँ पे नॉर्मल टिल 1 ईयर। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नियोनेटल रिसक्सिटेशन स्टेप, क्या क्या स्टेप जो है हम परफॉर्म करेंगे अगर नियोनेट को रिसक्सिकेट करना है तो। देन यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल स्टेप में क्या है, यहाँ पे गोल्डन मिनट, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, वार्म करेंगे, उसकी पोजीशन को सही करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एयरवेज को क्लियर करेंगे, उसके बाद उसको ड्राई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हार्ट रेट जो है ग्रेटर देन 100 है और यहाँ पे एंड ब्रीदिंग, तो यहाँ पे रूटीन केयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हार्ट रेट जो है लेस देन यहाँ पे 100 है तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और यहाँ पे हार्ट रेट अगर यहाँ पे लेस देन 60 है उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट के कंप्रेशन को करेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इपिनेफ्रिन और IV ETT जो है वो परफॉर्म करेंगे। देन आफ्टर हम बात देखेंगे यहाँ पे नियोनेटल जॉन्डिस, मतलब देखिए नियोनेटल जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके का, एक हो जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक हो जाएगा आपका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो ये अपीयर होता है आफ्टर यहाँ पे 24 यहाँ पे वीक, मतलब 24 आवर, मतलब जो है 24 घंटे के बाद अगर जो है आपको यहाँ पे जॉइंटिस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और ये पीक ऑन द डे यहाँ पे 3 and 4, और ये पीक पे कब होगा, यहाँ पे डे 3 and 4 पे, और ये रिजॉल्व हो जाएगा कब, यहाँ पे जो है 10 to यहाँ पे 7 to 10 डेज में। और इसमें क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन देखने को मिलेगा और इसमें आपको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हेल्दी न्यूबॉर्न है और ये न्यूबॉर्न है जिसको क्या है जॉइंटिस है। इसमें क्या देगा, यहाँ पे येलो, यहाँ पे कलरिंग ऑफ द स्किन है ना, यहाँ मतलब जो स्किन का कलर जो है वो भी येलो हो जाएगा, उसके साथ साथ जो आपका आई का स्क्लेरा होता है वो भी जो है आपको येलो कलर का देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, ये कब अपीयर होता है, यहाँ पे लेस देन यहाँ पे 24 आवर, और ये जो है राइज करता है रैपिडली यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 10 ग्रेटर देन यहाँ पे 5 mg/dl पर डे। उसको इसमें आपको यहाँ पे डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। अगर इसके कॉज की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे हीमोलिसिस, यहाँ पे ABO और RH इनकम्पैक्टिबिलिटी भी देखने को मिलेगी, या फिर जो है सेप्सिस डेट इज यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिल सकता है, या फिर जो है यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी हो तो उस कंडीशन में भी आपको क्या यहाँ पे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको फोटोथेरेपी और यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है वो कराना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न, तो यहाँ पे डिफाइन किया जाए कि अगर उसका जो है यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट और सीवियर। कोल्ड स्ट्रेस में क्या होता है, यहाँ पे 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है। मॉडरेट की केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और सीवियर में जो है लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हाइपोग्लाइसीमिया, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे एसिडोसिस के साथ साथ आपको एपनिया भी देखने को मिलेगा। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वार्म डिलीवरी
रूम का इंतजाम करना पड़ेगा, यहाँ पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर के साथ करना पड़ेगा और यहाँ पे वार्म क्लॉथ भी उसको देना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नियोनेटल सबसेस। तो यहाँ पे देखिए अर्ली ऑनसेट मतलब जो है अगर लेस देन 72 घंटे से पहले हुआ है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अर्ली ऑनसेट, और यहाँ पे 72 हावर्स के बाद हुआ तो उसको बोलेंगे लेट ऑनसेट। यहाँ पे मैटरनल ओरिजिन की अगर हम बात करें और एक होता है आपका इन्वायरमेंटल ओरिजिन, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे तो इसमें जो है यहाँ पे जीबीएस और यहाँ पे इकोलाई आर द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर नियोनेटल सेप्सिस, और यहाँ पे जो है लेट ऑनसेट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे स्टेफ और यहाँ पे क्लैप्सिला आर द यहाँ पे मेजर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोनेटल सेप्सिस लेट ऑनसेट। साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे पुअर फीडिंग की वजह से, लिथार्जी, एपनिया और यहाँ पे टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी की वजह से जो है आपको ये देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस में आपको यहाँ पे ब्लड कल्चर, यहाँ पे सीआरपी और यहाँ पे सीबीसी आपको करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एम्पेरिकल आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजली जो है बैक्टीरियल होते हैं तो इसको मारने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में आपका एम्पिसिलिन और यहाँ पे जेंटामाइसिन विच इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर इकोलाई, स्टेफ एंड क्लैप्सिला। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है यहाँ पे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो लेस देन यहाँ पे 40 mg/dl कहाँ, बच्चों में, ठीक है। इसका रिस्क जो है यहाँ पे एसजी है, यहाँ पे इन क्या बोलते हैं आईडीएम और यहाँ पे प्रीटम, ये आर द कंडीशन जो कि क्या है यहाँ पे रिस्क फैक्टर फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। सिम्टम्स में की अगर बात करें तो यहाँ पे जिटरीनेस, उसके साथ साथ एपनिया के साथ साथ आपको यहाँ पे सीजर्स भी देखने को मिला है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 10% यहाँ पे डेक्सट्रोज आईवी बोलस, उसके साथ साथ आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बर्थ इंजरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए बर्थ इंजरी बच्चों में जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्लेविकल का फ्रैक्चर या फिर जो है क्लेविकल डिस्टोसिया हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, क्रिपिटस ऑन पाल्पिटेशन, यहाँ पे पाल्पेट करेंगे तो आपको क्रिपिटस मतलब जो है आवाज़ें आती है, ठीक है। एबर्स पाल्सी की अगर हम बात करें इसमें आपको राइटर्स, यहाँ पे वाइटर्स टिप्स पोजीशन, यहाँ पे C5 और C6 जो है इंजरी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सेफेलोहेमेटोमा, इसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे सब पेरोस्टियल डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। इसमें क्या होता है जो सब पेरोस्टियल होता है ये क्या करता है आपका क्रॉस नहीं करता किसको, जो हमारी सूचर लाइन होती है। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे कैपुट सक्सीडिनियम, इसमें आपको ईडिमा देखने को मिलेगा जो कि क्रॉस करेगा किसको, हमारे सूचर लाइन को। कॉमन नियोनेटल कंडीशन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे म्यूकोनियम एस्पिरेशन, इसमें आपको जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को पड़ेगा और यहाँ पे आपको चेस्ट एक्सरे में जो है पैची इन्फिल्ट्रेट्स जो है वो देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, कहाँ पे, प्रीटर्म में। यहाँ पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो है वो आपको एक्सरे पे देखने को मिलेगा। देन आफ्टर बात करें ट्रांजिएंट, यहाँ पे टैकीपीनिया ऑफ न्यू बॉर्न की बात करें तो यहाँ पे फुल टर्म में, यहाँ पे सी सेक्शन बेबी में जो कि रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ पे 48 to 72 आवर्स। यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग इंटरकोलाइटिस की अगर हम बात करें जिसमें आपको प्रीटर्म, यहाँ पे फीडिंग इंटॉलरेंस, यहाँ पे नेमेटोसिस और यहाँ पे इंटेस्टाइनलिस कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, एक्सरे में। देन आफ्टर हम बात करें इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इसमें क्या हो जाएगा, ये कब होगा, यहाँ पे प्रीमेच्योर के केस में, प्रीटर्म के बे में, या फिर जो है यहाँ पे बल्जिंग फॉन्टेनल के केस में, और यहाँ पे क्रेनियल अल्ट्रासाउंड जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर इसके डायग्नोसिस के लिए। स्क्रीनिंग इन न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में आप T3 और T4 और यहाँ पे TSH देखेंगे। यहाँ पे G6PD डिफिशियंसी के केस में कर सकते हैं हियरिंग टेस्ट, यहाँ पे OAE और यहाँ पे ABR। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट में आपको यहाँ पे पल्स ऑक्सीमेट्री और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वाई ड्राइड बाई ब्लड स्पॉट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ यहाँ पे पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन। देखिए एसेंशियल फॉर, देखिए पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी के लिए और यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अब बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा होगा तभी जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में फ्रीली जो है वो मूव करते रहते हैं, उनसे लड़ने के लिए जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आप न्यूट्रिशन को नहीं देंगे तो यहाँ पे इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, उसकी वजह से जो है बच्चा ऑलवेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फेक्शन का शिकार बनेगा। यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल माइलस्टोन जो है वो। माल न्यूट्रिशन की बात करें, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब माल न्यूट्रिशन क्या करेगा, इंक्रीज रिस्क करेगा किसका, इन्फेक्शन का, डिले डेवलपमेंट एंड यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेज ऑफ, यहाँ पे बेबी फूड, यहाँ पे देखिए स्टेज 1 जो है बच्चा जो है यहाँ पे 4 से 6 मंथ ओल्ड है। इस कंडीशन में यहाँ पे सिंगल इंग्रेडिएंट फूड एंड यहाँ पे प्योर यहाँ पे फ्रूट्स और वेजीज जो है वो देंगे। यहाँ पे अगर बच्चा स्टेज 2 की अगर बात है जिसमें बच्चा जो है 7 से 8 मंथ का हो गया है, इसमें सस्टेन्ड फूड कॉम्बिनेशन फॉर न्यू टेस्ट एंड टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए 9 से 12 मंथ का बच्चा है तो उस कंडीशन में फूड इन स्मॉल चंक और दे मस्ट बी च्यूड,
चूड, और यहाँ पे बच्चे को मतलब जो है फूड को स्मॉल चंक में देंगे और बच्चा उसको च्यू करेगा। यहाँ पे 12 मंथ या फिर उससे ओवर का बच्चा है तो यहाँ पे टेबल फूड एंड इंट्रोड्यूस, मतलब जो टेबल पे फूड हम खाते हैं उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेज ऑफ फीडिंग की बात करते हैं, एक यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब 1 से 6 महीने तक क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे यहाँ पे एक्सक्लूसिव यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, ओनली ब्रेस्ट मिल्क, नो वाटर, नो अदर फूड, प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन एक्सेप्ट यहाँ पे विटामिन डी एन के। बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये इंप्रूव करता है किसको, यहाँ पे बॉन्डिंग, और रिड्यूस करता है यहाँ पे SIDS के रिस्क को। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट 3 to 5 डेज रिच इन यहाँ पे IgA प्रोटीन एंड WBC, जो कि हेल्प करता है किसे, बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने पे और हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में। WHO रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ के लिए, मतलब जो WHO ने कहा है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो यहाँ पे पैदा होने से लेकर यहाँ पे 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली क्या करना है, ब्रेस्ट की फीडिंग करानी है। यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग अंटिल यहाँ पे 2 ईयर विथ कॉम्प्लीमेंट्री फूड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे 6 to 24 आवर्स, यहाँ पे स्टार्ट एट 6 मंथ विथ यहाँ पे एनर्जी रिच, यहाँ पे आयरन रिच सेमी सॉलिड फूड, ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, वैरायटी एंड टेक्सचर। देन आफ्टर यहाँ पे हम देखेंगे एज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे फूड की कंसिस्टेंसी। यहाँ पे देखा, यहाँ पे 6 to 8 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 to 3 टाइम्स प्लस ब्रेस्ट फीड, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मैश्ड ऑब्लिक यहाँ पे सॉफ्ट फूड जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे 9 to 11 मंथ की बात करते हैं, यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स प्लस स्नैक्स, उसके बाद यहाँ पे फाइनली चॉप्ड यहाँ पे फूड। देन यहाँ पे 12 to यहाँ पे 24 मंथ, यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स स्नैक्स प्लस यहाँ पे टाइम्स, और इसके साथ साथ स्नैक्स भी दे सकते हैं। और यहाँ पे फैमिली फूड के साथ साथ यहाँ पे स्मॉल पीसेस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 से 60% जो है ये क्या है, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका कार्बोहाइड्रेट। देन आफ्टर हम प्रोटीन की बात करते हैं, यहाँ पे 10 to 15% जो कि यहाँ पे ग्रोथ और यहाँ पे सेल के रिपेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोटीन, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क, एग, और यहाँ पे पल्सेस भी आप ले सकते हैं। देन यहाँ पे फैट्स की बात करते हैं, यहाँ पे 30 to 40% इन यहाँ पे इन्फेंट, यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट। उसके बाद इट इंक्लूड यहाँ पे एसेंशियल फैटी एसिड, और यहाँ पे ओमेगा 3, यहाँ पे ओमेगा 3 एंड यहाँ पे ओमेगा 6। उसके बाद हम बात करें कुछ यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें आपका यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आयरन की, तो यहाँ पे आयरन में जो है आपको हीमोग्लोबिन जो कि सिंथेसिस करता है यहाँ पे ब्रेन, यहाँ पे ड्राइव कुछ फैक्टर्स होते हैं। उसके साथ साथ इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स में आपको यहाँ पे ग्रीन लीफी वेज, उसके साथ साथ यहाँ पे मीट्स हो जाएंगे। जिंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हेल्प करता है कि इसमें हमारे इम्यूनिटी में, ग्रोथ में, और यहाँ पे हीलिंग में। लेग्यूम्स हो जाएगा, मीट हो जाएगा, और यहाँ पे डेयरी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की बात करें तो ये हेल्प करता है कि इसमें हमारे विजन में और यहाँ पे इम्यूनिटी को भी क्या करता है, बूस्टअप करता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको, कैरेट में, स्पेनिश में, और यहाँ पे लिवर में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे विटामिन डी की, तो यहाँ पे बोन ग्रोथ एंड यहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, यहाँ ये कि कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा यहाँ पे सनलाइट में और यहाँ पे फोर्टिफाइड मिल्क में। आयोडीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थायराइड फंक्शन, यहाँ पे आयोनाइज्ड साल्ट, और यहाँ पे सी फूड। यहाँ पे विटामिन के की बात करते हैं, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स में मिलेगा, यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स, यहाँ पे गिवन MI एट बर्थ। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग की, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, हम उसको वेट देखने मिलेगा, यहाँ पे हाइट, लेंथ, और यहाँ पे हेड के सरकमफ्रेंस को। यहाँ पे WHO ग्रोथ चार्ट की बात करें तो फेलियर टू थ्राइव, यहाँ पे वेट की बात करें तो यहाँ पे 3rd परसेंटाइल, और यहाँ पे क्रॉसिंग डाउन टू मेजर परसेंटाइल। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ माल न्यूट्रिशन की। देखिए अंडर न्यूट्रिशन की वजह से जो बहुत सारी डिजीज़ जो हो सकती है, सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ पे मैरस्मस, जिसमें क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाएगी, यहाँ पे आपको सीवियर वास्टिंग, और यहाँ पे लेकिन कोई भी इडिमाडाइटिस, यहाँ पे स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्वाशियोरकर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी मिलती है, यहाँ पे इडिमा, फैटी लिवर एंड यहाँ पे डर्मेटोसिस देखने को मिलेगा। SAM की अगर हम बात करें, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट फॉर हाइट यहाँ पे इज़ लेस देन यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे MUAC इज़ लेस देन यहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे इडिमा हो जाएगा आपको यहाँ पे बोथ फिट में। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन होता है। यहाँ पे विटामिन ए डिफिशियंसी जो है, इसमें आपको यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस और बाइटोट स्पॉट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आयोडीन डिफिशियंसी, जिसमें आपको ग्वाइटर और यहाँ पे क्रिटेनिज्म जो है वो देखने को मिलेगा। दैन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन, जिसमें आपको ओबिसिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे हाई BMI फॉर
एज। यहाँ पे रिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपरटेंशन और यहाँ पे पीसीओएस इन यहाँ पे टीनेजर्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे फीडिंग प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे पिक्की ईटिंग, फीडिंग एवर्जन, यहाँ पे फीडिंग डिसऑर्डर इन सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म के केस में मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव फीडिंग इन्वायरमेंट और यहाँ पे जो है प्रीनेटल काउंसलिंग भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रेफरल इफ़ नीडेड, यहाँ पे स्पीच, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल न्यूट्रिशनल कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्री टेम जो इन्फेंट होते हैं यहाँ पे हायर प्रोटीन, यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे कैलोरी नीड। यहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस की अगर हम बात करें तो यूज करेंगे यहाँ पे लैक्टोज फ्री फार्मूला। यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो यहाँ पे हाई कैलोरी इंजाइम और यहाँ पे सप्लीमेंटेशन। यहाँ पे सीलियक डिजीज़ की बात करें तो लाइफ लॉन्ग यहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट आपको देखने को मिलेगी। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ICDS दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यहाँ पे मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन, यहाँ पे विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, यहाँ पे 9 डोज टिल यहाँ पे 5 ईयर के लिए। उसके बाद यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत और यहाँ पे पोषण अभियान। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इन न्यूट्रिशन लेड फ्लैग इन चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको वेट लॉस और यहाँ पे नो वेट गेन, या तो वेट लॉस होगा या फिर जो है आपका वेट यहाँ पे गेन नहीं होगा। यहाँ पे पेल होगा, लेथार्जिक होगा और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, यहाँ पे डिलेड माइलस्टोन, यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ फीट एंड हेयर चेंजेस, यहाँ पे जो है रिफ्यूज़ल टू ईट, वोमिटिंग एंड डायरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मेरस्मस। मेरस्मस में क्या होता है, यहाँ पे टोटल कैलोरीज होती है उसकी डिफिशियंसी होती है। यहाँ पे इमेसिएटेड यहाँ पे चाइल्ड देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे नो एडिमा, यहाँ पे स्किन बोन अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अलर्ट चाइल्ड, यहाँ पे नो फैटी लिवर, यहाँ पे प्रिजर्व्ड एपेटाइट और यहाँ पे वेट जो है लेस देन 50% और एक्सपेक्टेड। कॉज्ड बाय यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, यहाँ पे लुक लाइक यहाँ पे ओल्ड मैन फेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वाशोरकर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी। ये देखिए मेरस्मस में जो है बच्चा क्या है एकदम यहाँ पे टोटल कैलोरी की डिफिशियंसी, एकदम पतला दुबला, स्किन एंड बोन अपीयरेंस, मतलब देखिए यहाँ पे स्किन भी दिख रही है और यहाँ पे जो है बोन्स भी इसका हम दिख रहे हैं, और कोई भी फैट यहाँ पे फैटी लिवर भी हो जाएगा। यहाँ पे वेट जो है वो लेस देन 60%, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वेट से जो है कितना कम रहेगा, यहाँ पे देखिए सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वाशोरकर की, जिसमें इडिमेटस यहाँ पे चाइल्ड इरिटेबल, यहाँ पे मून फेस देखने को मिलेगा। ये देखिए चांद जैसा टुकड़ा, मतलब चांद सा क्या बोलते हैं, चांद का टुकड़ा। ठीक है, यहाँ पे फ्लैसी पेंट डर्मेटोम, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फैटी लिवर, देखिए यहाँ पे फैटी लिवर भी हो जा रहा है। यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। वेट यहाँ पे जो है 60 to 80% यहाँ पे एक्सपेक्टेड, यहाँ पे कॉज्ड बाई सडन यहाँ पे वीनिंग। यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, ग्रोथ का फेलियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है एपैथी, इरिटेबिलिटी, यहाँ पे हेयर चेंजिंग हो जाएगी, एनीमिया की शिकायत रहेगी, यहाँ पे वसल वेस्टिंग हो जाएगी, उसमें यहाँ पे विलियस एट्रोफी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन भी हो जाएगा, डर्मेटोम भी हो जाएगा, यहाँ पे इडिमा और यहाँ पे हाइपर बिलिरुबिनीमिया भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें यहाँ पे मैस्मिक, यहाँ पे क्वाशोरकर, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फीचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्लस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और इडिमा, यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है ये। उसके बाद हम बात करें WHO क्लासिफिकेशन वेट फॉर हाइट जेड स्कोर, देखिए यहाँ पे मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं YAM, जिसमें यहाँ पे -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्यूट यहाँ पे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू MAUC, यहाँ पे इस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर और बायलेटरल पीडल एडिमा। इसके बाद हम बात करें इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स में, सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ में फेलियर, यहाँ पे इरिटेबिलिटी, एपैथी हो जाएगी, पुअर वाउंड हीलिंग हो जाएगी, अनीमिया, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, स्पेशली जो है निमोनिया एंड डायरिया, हेयर चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैंग स्किन और यहाँ पे स्पेयर स्किन देखने को मिलेगी। स्किन की अगर हम बात करें तो ड्राई, यहाँ पे पीलिंग, यहाँ पे फ्लैकी, यहाँ पे पेंट डर्मेटोम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहले हम CBC कराएंगे टू रूल आउट एनीमिया, यहाँ पे सीरम प्रोटीन कराएंगे, यहाँ पे ब्लड शुगर इलेक्ट्रोलाइट, स्पेशली यहाँ पे हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया। चेस्ट एक्सरे कराएंगे अगर इन्फेक्शन जो है वो सस्पेंडेड हुआ तो। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रीट एंड प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि यहाँ पे जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया को क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे हाइपोथर्मिया का भी ट्रीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिहाइड्रेशन का भी ट्रीटमेंट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस
कि डायरिया के केस में जो है यहाँ पे क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, हम रीहाइड्रेशन का प्रोसेस जो है वो करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन को हम ट्रीट करेंगे। यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, उसके बाद इनिशिएट करेंगे यहाँ पे क्यूटीएस फीडिंग, यहाँ पे कैचअप ग्रोथ, यहाँ पे प्रोवाइड्स, यहाँ पे सेंसरी स्टिमुलेशन, यहाँ पे प्रिपेयर फॉर फॉलोअप। दैन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे थेराप्यूटिक फूड, यहाँ पे F75, ये क्या है, इनिशियल स्टेबलाइजेशन, दैट इज़ यहाँ पे आपको 75 किलो कैलोरी पर 100 ml देना है। F100 की बात है, कैचअप फॉर फेज, यहाँ पे 100 किलो कैलोरी पर 100 ml देना है। यहाँ पे RUTF, यहाँ पे प्लम्पी नट्स फॉर यहाँ पे होम बेस्ड केयर, यहाँ पे देना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे WHO क्लासिफिकेशन फॉर आई लीजन ड्यू टू विटामिन ए डिफिशिएंसी, यहाँ पे XN जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे X1A जिसको बोलते हैं कंजक्टाइवल जीरोसिस और ड्राइनेस, यहाँ पे X1B जिसको बोलते हैं बाइटोट स्पॉट आर यहाँ पे ट्रायंगुलर स्पॉट होते हैं, यहाँ पे आर पर्ली वाइट इन कलर। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगुलर स्पॉट आपको आइस में देखने को मिलेगा जो कि पर्ली और वाइट इन कलर होंगे। X2 को हम बोलते हैं कॉर्नियल जीरोसिस। X3 की बात करें तो ये कॉर्नियल अल्सरेशन और केरेटोमिलेशिया। X3A इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं यहाँ पे फॉर लेस देन यहाँ पे 1/3 यहाँ पे थर्ड कॉर्निया, और यहाँ पे X3B इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ग्रेटर देन यहाँ पे 1/3 कॉर्निया। X यहाँ पे S की बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नियल स्कार। ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे देखिए बच्चा अगर लेस देन यहाँ पे 6 मंथ है तो उसको हम ओरल विटामिन कितना देंगे, ओरल ए विटामिन का डोज क्या देंगे, तो उसको देंगे हम 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 6 मंथ टू 1 ईयर, और यहाँ पे वेट अगर लेस देन 8 kg है तो उस केस में जो है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ईयर है और यहाँ पे एज जो वेट है वो आपका 8 kg से ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे थियामिन की डिफिशियंसी से, देखिए थियामिन डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा आपका बेरी भी 2 कंडीशन होती है, एक हो जाएगी आपकी वेट बेरी, एक होती है आपकी ड्राई बेरी। वेट बेरी की अगर हम बात करें, दे कैन भी यहाँ पे ट्रीटेड कंजक्टिव कार्डियक फेलियर लाइक यहाँ पे इडिमा, टैकीपीनिया और टैकीकार्डिया। और ड्राई बेरी की अगर बात करें तो इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल फीचर्स वो देखने को मिलेंगे, नॉट वेरी कॉमन इन चिल्ड्रेन। यहाँ पे प्रीडोमिनेटली इज ड्यू टू इनटेक ऑफ यहाँ पे पॉलिश्ड राइस की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्लोसाइटिस की बात करें तो यहाँ पे जो टंग है बिकम शाइनी पिंक एंड यहाँ पे डिवोटेड ऑफ पैपिला। यहाँ पे एंगुलर चिलाइटिस की बात करें, उसके बाद यहाँ पे कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट एंड यहाँ पे ओरल अल्सर। उसके बाद बात करें यहाँ पे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नियासिन की डिफिशियंसी। यहाँ पे नियासिन डिफिशियंसी इज कॉज्ड बाय प्लेग्रा। प्लेग्रा के जो है यहाँ पे नियासिन की डिफिशियंसी हो तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको प्लेग्रा हो जाएगा। और प्लेग्रा में आपको यहाँ पे 4 Ds देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका डायरिया हो जाएगा, डर्मेटाइटिस दैट इज़ यहाँ पे ये एक तरह का फोटो सेंसिटिविटी, रैश ऑन द सन एक्सपोजर एरिया लाइक यहाँ पे केजल नेकलेस, यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड रैश इन द नेक एरिया। डिमेंशिया यहाँ पे अर्ली ऑनसेट, यहाँ पे डेथ भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ प्लेग्रा लाइक रैश कैन बी शीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्टनप डिजीज, यहाँ पे इम्पेयर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल एमिनो एसिड। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप नेसिन देंगे, यहाँ पे या तो निकोटिनामाइड देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी की। इस कंडीशन में क्या होता है कि इफ़ एन इन्फेंट गो रिफ्रैक्टरी सीजर विच डू नॉट यहाँ पे गेटिंग कंट्रोल डिस्पाइट ऑफ गिविंग मल्टी एंटी प्लेटलेट ड्रग, डेट इज़ यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी, यहाँ पे न्यूरोपैथीज इन ओल्डर चिल्ड्रन। बायोटिन की डिफिशियंसी की बात करें तो इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, डेट इज़ यहाँ पे डेवलपमेंटल डिले, उसके साथ साथ आपको सीजर्स देखने को मिलेगा। स्किन एंड हेयर चेंजेस की बात करें, यहाँ पे स्किन रैश, यहाँ पे एलोपेशिया और एब्डोमिनल हेयर्स। यहाँ पे विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे CNS मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे सब एक्यूट, यहाँ पे कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पे फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इज नॉट सीन ओनली इन फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी। विटामिन K की डिफिशियंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोगुलेशन फैक्टर डेट रिक्वायर यहाँ पे विटामिन K सिंथेसिस, यहाँ पे फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। यहाँ पे दे रिक्वायर यहाँ पे गामा कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन एंड यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन। विटामिन K की डिफिशियंसी लीड टू यहाँ पे ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, मतलब विटामिन K की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, नोन एज यहाँ पे हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। यहाँ पे इन ओल्डर चिल्ड्रन की बात करें, इट लीड टू ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन नोन एज विटामिन K डिफिशियंसी ब्लीडिंग। ट्रीटमेंट के तौर पर आप क्या देंगे, यहाँ पे विटामिन K, और यहाँ पे सीवियर ब्लीडिंग के केस में फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा जो है आप देंगे। देन यहाँ पे जिंक की डिफिशियंसी, अगर जिंक की डिफिशियंसी हो तो उसके केस में आपको डायरिया, डिलेड वाउंड हीलिंग, यहाँ पे हाइपोगोनेटिज्म, यहाँ पे स्किन रैश अराउंड द ओरल कैविटी एंड जेनाइटल एरिया। यहाँ पे इस बार बात करें अगर मैं यहाँ पे जैन, यहाँ पे FMG
2025 की बात करूँ तो यहाँ पे ये कंडीशन है, ये नहीं, यहाँ पे जिंक की डिफिशियंसी वाला था, तो यहाँ पे जो एनल एरिया था ना, यहाँ पे जेनाइटल एरिया, वहाँ पे डिफिशियंसी थी, और ये क्वेश्चन मेरा जो है वो गलत लगा हो गया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोटीन ऑप्शन लगा दिया था, लेकिन ऑप्शन था आपका यहाँ पे जिंक। मतलब एनल एरिया मतलब जेनाइटल एरिया में अगर इन्फेक्शन है या फिर स्किन रैश है तो वो किस चीज़ से एसोसिएट करेगा, यहाँ पे जिंक की डिफिशियंसी, ठीक है। यहाँ पे एक्रोडर्मेटाइटिस इन टेरोपैथिका, यहाँ पे डिफेक्ट इन ट्रांसपोर्ट डेट हेल्प इन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई डोज जिंक जो है वो देना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर इन चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो नियोनेट की अगर हम बात करते हैं 75 से 80% ऑफ बॉडी वेट, मतलब 75 से 80% ऑफ बॉडी वेट जो है वो क्या होता है आपका यहाँ पे वाटर होता है। इन्फेंट की बात करें तो 70%, चिल्ड्रन में जो है 60%। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन हायर न्यूनेट की बात करें प्रोन टू यहाँ पे डिहाइड्रेशन। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे डेली मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे हॉलीडे सेंगर फार्मूला, यहाँ पे फर्स्ट 10 kg के लिए आप कितना देंगे, यहाँ पे 100 ml पर kg, नेक्स्ट 10 kg के लिए 50 ml पर kg, यहाँ पे ग्रेटर देन 20 kg जो है 20 ml पर kg हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मान लीजिए 25 kg का चाइल्ड है तो इसमें 1000 प्लस 500 प्लस 100 डेट इज़ यहाँ पे 1600 ml पर डे आप देंगे, ठीक है। फ्लूइड कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो फॉर मेंटेनेंस के लिए तो आप प्रिफर्ड फ्लूइड की बात करते हैं, यहाँ पे 0.45% नॉर्मल सलाइन, 5% डेक्सट्रोज एंड 20 मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे KCl पर लीटर इफ़ यूरिन आउटपुट इज एडिक्वेट। यहाँ पे आइसोटोनिक फ्लूइड नॉर्मल सलाइन और फिर रिंगर लैक्टेट यूज़ किया जाता है यहाँ पे शॉक ऑब्लिक यहाँ पे रिसक्सिटेशन की केस में। देन हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पे आइनोनेट्रिमिक जो कि क्या है मोस्ट कॉमन, इसमें आपको सोडियम लेवल कितना है यहाँ पे 130 टू 150, यहाँ पे इक्वल वाटर एंड सोडियम लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइपर नेट्रीमिक की बात करें तो यहाँ पे सोडियम का लेवल लेस देन 135 mg पर डेसीलीटर, यहाँ पे मोर सोडियम लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हाइपर नेट्रीमिक की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन 150 मोर सोडियम का लॉस होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लो सोडियम और हाई सोडियम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे डिहाइड्रेशन का, तो यहाँ पे माइल्ड में आपको थ्रस्ट, यहाँ पे ड्राई म्यूकोसा देखने को मिलेगा। मॉडरेट की अगर बात करें तो यहाँ पे सनकेन आई, यहाँ पे फॉन्टेनल और रिड्यूस्ड टर्गर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीवियरिटी की बात करें तो यहाँ पे लिथार्जी, हाइपोटेंशन और यहाँ पे एब्सेंट यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा। देन बात करें यहाँ पे रिहाइड्रेशन प्लान, तो प्लान ए की बात करें तो प्लान ए में जो माइल्ड कंडीशन में हम ORS देते हैं एट होम, यहाँ पे 10 ml पर kg पर स्टूल। प्लान बी की बात करें इसमें मॉडरेट केस होता है ORS एट हेल्दी सेंटर, यहाँ पे 75 ml पर kg यहाँ पे 4 आवर के लिए देते हैं। प्लान सी सीवियर यहाँ पे IV फ्लूइड देते हैं जिसमें आपको रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन रिंगर लैक्टेट 20 ml पर kg बोलस देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, जिसमें आपको हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल लेस देन यहाँ पे 135। सिम्टम्स में आपको यहाँ पे सीजर, नोजिया और यहाँ पे हेडेक। कॉज की बात करते हैं यहाँ पे डायरिया और यहाँ पे सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है क्या इसके कॉज है। ट्रीटमेंट के तौर पर आप यहाँ पे हाइपरटोनिक सेलाइन इफ सिम्टोमेटिक यहाँ पे 3% NaCl, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया, यहाँ पे सोडियम का लेवल लेस देन ग्रेटर देन 145। सिम्टम्स में इरिटेबिलिटी, हाई पिच्ड क्राई, यहाँ पे जो है आपका रैपिड करेक्शन, सेरिब्रल इडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट स्लोली, यहाँ पे नॉट मोर देन 0.5% मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें हाइपोकैलेमिया की, जिसमें पोटेशियम का लेवल जो है आपको लेस देन 3.5 देखने को मिलेगा। सिम्टम्स में मसल में वीकनेस हो जाएगी, एरिथमिया, हार्ट रेट की जो रिदम है वो आपको जो है इरेगुलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ECG में आपको U वेव देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में IV और ओरल KCl यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाइपर यहाँ पे उसके बाद हम बात करें हाइपर कैलेमिया की, इसमें जो पोटेशियम का लेवल आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 5.5 देखने को मिलेगा। सिम्टम्स में एरिथमियाज और पैरालिसिस। ECG में आपको T-टाल वेव देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ साथ यहाँ पे इंसुलिन ग्लूकोज और यहाँ पे सैल्बुटामोल देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ की सोल्यूशन की, तो यहाँ पे नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, यहाँ पे 0.9% NaCl होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन फॉर रिसक्सिटेशन, यहाँ पे रिंगर लैक्टेट कंटेंट लैक्टेट, यहाँ पे बफर फॉर शॉक के लिए। यहाँ पे ORS जो है जिसमें ग्लूकोज और सोडियम होता है यूज किया जाता है। यहाँ पे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के लिए 3% NaCl। हाइपरटोनिक यहाँ पे किसके लिए होता है, यहाँ पे सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया के केस में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे रैपिड रिवीजन ऑफ यहाँ पे पेडियाट्रिक पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 बनेगा, देन आफ्टर पार्ट 3। इन 3 जो है आपके लेक्चर में आपका जो है रैपिड रिवीजन हो जाएगा किसका, आपका पेडियाट्रिक्स। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।